विनोद जी, अंग्रेजी में एक कहावत है कि अगर किसी व्यक्ति का अगर चरित्र को समझना है तो उसको सत्ता दो, उसको अधिकार दो, तब उसका असली चरित्र सामने आता है। अपने बहुत ही, जिसे हम कहेंगे, हम्बल बैकग्राउंड से निकलकर जब वो राजनीति में आते हैं और 2 बार मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, इन सब पदों के बावजूद वो वैसे ही रहे जैसे वो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जब गिरफ्तार हुए थे। उनके जीवन शैली में कोई परिवर्तन नहीं आया। व्यक्तिगत जो चरित्र पर उन्होंने, क्योंकि कहावत है यथा राजा तथा प्रजा, वो एक आम व्यक्ति के, बहुत लोग आम लोगों के नाम पर सत्ता पर आए, खासकर बिहार में, जिन्होंने नौटंकीबाजी खूब की, लेकिन उनका व्यक्तिगत जीवन को अगर आप देखेंगे, उनके परिवारजनों के व्यक्तिगत जीवन को देखेंगे, उनके संपत्ति को आप देखेंगे, तो आप देखेंगे कि जमीन आसमान का फर्क उनके कथनी और करनी में। आपने उदाहरण दिया, ऐसे 50 उदाहरण उनके जीवन में मिलते हैं, जो हम सब लोग, जो राजनीति के जो विद्यार्थी हैं, जो लोग पत्रकारिता जिन्होंने किया है, जिन्होंने उसको अध्ययन किया है, याद रखें अपने पहले विदेशी टूर में वो जब जाते हैं तो उनके पास पहनने का कोट नहीं होता। वो एक कोट एक मित्र का उधार में लेते हैं और उस कोट को लेकर ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। युगोस्लाविया में यह कहा जाता है कि मार्शल टिटो ने उनको फटे कोट में देखा और उनको कोट जो है उनको एक तरह से उपहार में उनको दिया। ये ऐसा एक उदाहरण क्या आज के तारीख में कर्पूरी जी के जाने के बाद कहीं भी किसी भी राजनीतिक दल में वो मिसाल आपको दिखाई देता है क्या? जहां मैं आपको एक सवाल पूछूंगा कि अभी जो संतोष जी ने कहा कि हमारे 2 मानक हुए, एक डॉक्टर श्री कृष्ण और उसके बाद जो है कर्पूरी ठाकुर हुए। तो बिहार को आज के दौर में चाहे जितना लोग बदनाम करें, बिहार के पॉलिटिकल लीडरशिप और उनके चीजों को लेके बिहार को चाहे आप जिस नैरेटिव्स में देखें, लेकिन कर्पूरी ठाकुर क्या देश के सम्मान और देश का मान उस फटे हुए कोट से तो दिखाया कि वो एक ऐसा नेता था, एक ऐसा नेता, जबकि वो एमएलए थे, वो मंत्री भी बन गए थे उस दौर में, और उसके बाद उनको पहनने के लिए कोट नहीं है। क्या ये देश के लिए भी आदर्श नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल। आज भी मैं समझता हूं कि आज भी अगर राजनीति में शुचिता, पारदर्शिता, लोग उसकी दुहाई देते हैं, लेकिन अगर उदाहरण है तो बहुत कम। आप लाल बहादुर शास्त्री का आप ले सकते हैं, ऐसे कुछ गिनती के कुछ लोग आप नाम ले सकते हैं जिन्होंने जो कथनी और करनी में उसको जीकर दिखाया कि जो वो कहते हैं वही करते हैं। देखिए, ये न सिर्फ पिछड़ों के लिए पहली बार देश में कहीं आरक्षण दिया गया, बाकी लोग हिंदी प्रेम की बात तो करते हैं, दावा जरूर करते हैं, लेकिन सही मायने में अगर हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की दिशा में अगर किसी ने कारगर कदम उठाया तो कर्पूरी जी थे। आज हम बड़े बड़े विश्व हिंदी सम्मेलन करते हैं, लेकिन वहां कभी कर्पूरी जी की चर्चा नहीं होती है। जबकि उनकी चर्चा होनी चाहिए कि उस वक्त जब अंग्रेजी का वर्चस्व बना हुआ था, आज तो कई राज्यों में हिंदी का जो है हिंदी को लागू कर दिया गया है, उस समय बहुत किसी ने भी हिम्मत नहीं किया, मैं शब्द का प्रयोग करूंगा, जरूरत नहीं की और यहां तक कि जो अंग्रेजी में फेल हो जाते थे उनको कर्पूरी ठाकुर वाले बच्चों के नाम पर जो है उनको ये तगमा दिया जाता था। ये एक हिंदी के लिए जो कारगर कदम उठाया, वो मैं समझता हूं कि वो बिल्कुल पूरे देश में जब एक तरह से मिसाल बन गया, जिसके चलते जो है हिंदी की स्वीकार्यता बढ़ी है। तो इसी बात पे तो आरक्षण हो, हिंदी हो, ऐसा न जाने कितने और उदाहरण हैं उनके जीवन में जो हम कह सकते हैं कि देश में पहली बार उन्होंने किया
और वो पूरे देश के लिए आज भी मिसाल है। मैं केजी से मैं एक बार संतोष जी से ये जान लेता हूँ कि संतोष जी आज अरविंद जी ने इतना कमाल की चीजें अपने हम लोग के सामने में रखी है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ केजी कि आज जो सामाजिक धारा, समाजवाद की धारा चली, और जिस समाजवाद की धारा को अगर कह सकते हैं कि जो आचार्य नरेंद्र की बात कह रहे थे, उस को जीने वाले जनेश्वर मिश्र की जो परंपरा थी समाजवाद की, उसको जीने वाले कर्पूरी जी का अपने परिवार और अपने व्यक्तिगत अहंकार को छोड़ के समाजवाद का मतलब जो सीधे सीधे समाज को आगे बढ़ाने के लिए, बिहार वो पहला राज्य था जहां आरक्षण लागू करने वाले कर्पूरी जी पहले नेता थे, और उसको लेके कहीं बहुत बड़ा ऐसा आक्रोश, जनाक्रोश, बहुत कुछ इस तरह की चीजें नहीं हुई जो कर्पूरी जी ने क्या कर दिया है। संतोष जी उस चीज को बेहतर जानते होंगे कि क्योंकि उसमें किसी को ये नहीं था कि कर्पूरी ठाकुर अपने स्वार्थ के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ कर रहा है। उस परिवार का एक भी नेता, किसी व्यक्ति को कभी कोई टिकट नहीं मिली, उनके बच्चों को या उनके परिवार के किसी संबंधी। मैं आज मुझे काफी वर्षों के बाद पता चला कि कर्पूरी जी नाई समाज से आते हैं। मुझे ये भी नहीं कभी वो ठाकुर देख के उनके जात का पता चला कि कर्पूरी जी नाई थे या पंडित थे, कर्पूरी जी राजपूत थे या कर्पूरी जी दूसरे किसी कास्ट से थे। हम लोग पटना बिहार में पढ़ते हुए मुझे नहीं पता था कि कर्पूरी जी नाई समाज से आते हैं। ये कर्पूरी ठाकुर, और आज जब वो समाजवाद की बात कहते देखते हैं तो पूरा समाजवाद की लेगेसी परिवार तक सिमट जाती है। पूरा समाजवाद की लेगेसी वो अपना एक क्रॉनिक कैपिटलिज्म को लेके एक बड़ी बड़ी बातें वो सिर्फ समाजवाद की करते हैं, फोटो कर्पूरी जी का लगाते हैं, लेकिन उनका सारा कुछ विनोद जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण पहलू पर जो है आपने जोर दिया। मैं जो किसी समझ गया। जहां तक जो आपने जो बात कही है उसमें मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि देखिए, जो आज दो गलापन नजर आता है, दोहरे मापदंड नजर आते हैं, वो सबसे बड़ा फर्क जो नजर आता है, एक कोरा नारा बन के रह गया है समाज में। आज कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम जी है जी। आप जी, मैं सुन रहा हूं आपकी आवाज। ठीक लग रहा है, आवाज तो आ रही है। देखिए, एक कोरा, एक नारा मात्र रह गया है समाजवाद। परिवारवाद की जिक्र किया विनोद जी ने। देखिए, आज एक समय में जहां समाजवादी नेता अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ा रहे हैं, अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में पढ़ा रहे हैं, और एक तरफ एक वो भी नजारा पूरे समाज के सामने है जब अपने छोटे बेटे को, जब बहुत ही एक गंभीर समस्या से, स्वास्थ्य संबंधित समस्या से वो जूझ रहे थे, और तत्कालीन प्रधानमंत्री ने स्वयं हस्तक्षेप करके उनको विदेश भेजने की पेशकश की सरकारी खर्चे पर, तो कोई ऐसा कौन सा बाप होगा जो ये मना कर दे कि किसी भी कीमत में सरकारी खर्चे पर मैं अपने बच्चे का इलाज नहीं करवाऊंगा। ऐसा मिसाल आपको राजनीति में, भारतीय राजनीति में बहुत विरले मिलेंगे। तो उन्होंने समाजवाद को जिया है। उनके लिए वो मात्र एक नारा नहीं था, उनके लिए, इसलिए आपने जो सवाल किया कि आज आरक्षण की बात करते हैं तो राजनीति की बात होती है, लेकिन जब उन्होंने आरक्षण की बात कही तो उस पर कोई विवाद नहीं था। उसको लेकर लोगों ने ये नहीं समझा, क्योंकि लोगों को यह पता था कि ये उनकी जो विश्वसनीयता थी, उनकी जो व्यक्तिगत साख थी, जो क्रेडिबिलिटी जो एक समय में गांधी जी के साथ था, उस जमाने में जब कोई सोशल मीडिया नहीं था, उस जमाने में जब कोई टेलीविजन नहीं था, उस समय गांधी जी अगर उपवास पर बैठ जाते तो दंगे रुक जाते थे, क्योंकि लोगों को यह यकीन था कि गांधी जी अगर कुछ रुकने के लिए कह रहे हैं तो उनका व्यक्तिगत कोई स्वार्थ नहीं, वो अपने बच्चों के लिए नहीं कर रहे हैं, वो अपनी राजनीति के लिए नहीं कर रहे हैं। ये जो विश्वसनीयता थी, ये विश्वसनीयता थी कर्पूरी जी के साथ भी, कि लोगों को यह पता था
देखिए ऐसे न जाने कितने मिसाल है, उदाहरण है, हम सबने उनके बारे में सुना है, पढ़ा है। वो जब उनके अपने रिश्तेदार जब सिफारिश के लिए आते हैं कि हमें कोई सरकारी नौकरी दिला दो, तो वो किस तरीके से अपने जेब से 50 रुपए निकाल के देते हैं और कहते हैं कि जाओ उस्तरा खरीद लो और अपना दुकान खोल लो। कहां मिलेंगे आज राजनीति में ऐसे मिसाल? मैं समझता हूं कि इन विषयों को लेकर आज मैं समझता हूं जब राजनीति में आप भारतीय राजनीति के प्रति एक नकारात्मकता, क्योंकि वो लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है, तो ऐसे उदाहरण भी हमको आज के युवा पीढ़ी को बताने की जरूरत है। इसलिए मैं बिहार स्वाभिमान आंदोलन को मैं बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि 2 वर्ष बाद उनका शताब्दी वर्ष होगा। 1924 में उनका जन्म हुआ था और 2024 में हम शताब्दी वर्ष मनाएंगे। और जन जन तक ये उदाहरण के तौर पर, और ये सिर्फ समाजवादी या किसी विचारधारा से संबंधित नहीं है, ये भारतीय राजनीति में ऐसे लोग भी थे। इससे सबसे बड़ा फायदा तो इससे सबसे बड़ा फायदा बिहार को होगा। आपने जो ये 2 साल के बाद उसके 7 वर्ष के बाद ही है, मुझे लगता है कि अगर हम कर्पूरी जी की बात करते हैं तो बिहार का मान बढ़ता है। जब हम कर्पूरी के आदर्श को बढ़ाते हैं तो बिहार का सम्मान बढ़ता है कि राजनीति में एक मानक स्थापित करने में बिहार ने हमेशा अग्रणी भूमिका बिहार का है। और ये बात आपसे जानना चाहूंगा संतो, अभी जो अरविंद जी ने 2 चीजें बातें रखी वो बहुत कमाल की चीजें हम लोग के सामने में, खास करके जो उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी के लोगों को ये सुनना चाहिए। जो भी लोग बच्चे हमारे इसमें जुड़े होंगे उनको ये जरूर जानना चाहिए कि हम कर्पूरी जी को क्यों याद करते हैं। हमने इतने चीफ मिनिस्टर हुए, इतने धाकर चीफ मिनिस्टर सब हुए, उनकी चर्चा, उनकी जीवन गाथा, उनको बिहार विभूति और उनको इस तरह के याद करने के लिए हमारे साथ में इतने दिग्गज पत्रकार क्यों हैं? तो एक बात जरूर पूछनी चाहिए और इसको हमारी पीढ़ी को जाननी चाहिए, कम से कम नई पीढ़ी को। लेकिन मैं आपसे कैसे ये जानना चाहूंगा कि कर्पूरी जी एक स्वतंत्रता सेनानी, कर्पूरी जी एक समाज सुधारक, कर्पूरी जी एक चिंतक के रूप में आप देखिए कि उसका हर एक क्षण है कतरा उन्होंने समाज सुधार के लिए लगाया। जैसे आपने कहा कि उन्होंने मैट्रिक में अंग्रेजी की कंपलसरी खत्म की, तो उसके पीछे उनका जो ध्येय था वो यही ध्येय था कि समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो ये मैट्रिक पास होने का सर्टिफिकेट भी नहीं ले पाएगा जब तक उसको अंग्रेजी कंपलसरी होगी। पूरे बिहार विधानसभा और बिहार से आने वाले एमपी में उस दौर में 2 से 4% ऐसे नेता होते थे जो मैट्रिक पास का उनके पास सर्टिफिकेट होता था। तो कर्पूरी जी ने एक तरह से एजुकेशन में भी उस वर्ग को, उस क्लास को लाने की कोशिश की। तो मैं केजी आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये आज के ऐसा कोई नेता जो समाजवाद में है, उनकी दृष्टि इतनी बड़ी क्यों नहीं हो पाती है कि वो जो बात कह रहे थे अरविंद जी कि वो जाति बल बनाते हैं, जाति का संख्या जोड़ते हैं। कर्पूरी जी जिस जाति से थे वो बिहार में मुझे लगता है 1% की आबादी भी नहीं होगी, लेकिन बिहार के अगर आप पिछड़ा सारे वर्गों का वो मानक बन गए थे। तो ये केजी किस चीज का आज की तारीख में, उस आज की परंपरा में ऐसा लीडरशिप हमारे पास क्यों नहीं पता? बहुत बढ़िया सवाल। मैं विनोद जी एक बात कहना चाहता हूं। देखिए जैसे अरविंद जी ने भी कहा, चाहे वो समाजवादी धारा हो या अन्य वैचारिक धाराएं हो, सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों में आज भी, चाहे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो या आपके कुछ वामपंथी संगठन हो, बहुत लोग जमीन से जुड़े हुए निस्वार्थ भावना से सादगी के जीवन जीते हैं। लेकिन राजनीतिक क्षितिज में आकर, सत्ता में आकर, 2 बार मुख्यमंत्री रहकर, 1 बार उप मुख्यमंत्री रहकर, मंत्री रहकर, विधायक बनकर, उसके बावजूद वो जो व्यक्तिगत उन्होंने अपने जीवन शैली में थोड़ा लेश मात्र भी परिवर्तन नहीं आने दिया, वो सबसे उनको अलग से दिखाती है। इस वजह से उनकी साख है, क्योंकि सत्ता, मैंने जो शुरुआत में अपना जो टिप्पणी दी, क्योंकि जब सत्ता में आने के बाद व्यक्ति का चरित्र का असली सामने आता है, तो ये लाखों आज भी कार्यकर्ता है कई संगठनों में
लेकिन सत्ता में आने के बाद आज आप देखेंगे उसी विचारधारा के आप दूसरे तथाकथित प्रतिनिधियों को देखेंगे और उनका जीवन शैली देखेंगे, उनका परिवारवाद देखेंगे, उत्तर से दक्षिण। क्या समाजवाद का टूटने का, समाजवादी आंदोलन का टूटने का, हम आप अरविंद जी हम लोग एक बिल्डिंग में जाया करते थे नियमित तौर पर, 7 जंतर मंतर रोड, जो इस पूरे जनता परिवार का एक मुख्यालय हुआ करता था, अपना एनयूजे दिल्ली पत्रकार संघ इसका कार्यालय हुआ करता था। आमतौर पर दिल्ली में भवनों में लिखा जाता है डोंट स्पिट हियर, यहां थूकिए मत, लेकिन उस बिल्डिंग में लिखा था डोंट स्प्लिट हियर, यहां टूटिए मत, यहां थूकिए मत नहीं, यहां टूटिए मत। और वहां टूटना होता था हर व्यक्ति ने, वो इसलिए क्योंकि वो जो ध्येय है उससे हटकर व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं ने का वर्चस्व हो गया। और ये उत्तर से लेकर दक्षिण तक जेडीएस, आप भी जानते हैं, मैंने बहुत करीब, अरविंद भाई जानते हैं, देवगौड़ा जी के साथ काम किया है और वहां मैंने देखा है, आज भी आप देखते हैं कि किस तरीके से मैंने उनको करीबी कवर किया है जब वो प्रधानमंत्री भी थे, आगे भी, और मैंने देखा है कि किस तरीके से परिवारवाद हावी हो गया है। और लगभग ऐसा कोई दल नहीं है, एक जो संतोष जी ने बताया कि सभी कई चीजों के बावजूद कम से कम परिवारवाद आपको नीतीश जी में दिखाई नहीं देता है। शायद एक अपवाद ने उनको एक तरह से बाकी लोगों के तुलना में बचा के रखा है। लेकिन मैं रोकना चाहूंगा क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। और लाइन जो मैं ये जो अंग्रेजी का जो एक अनिवार्यता को जो हटाया, कहीं ना कहीं उसका दूरगामी परिणाम आज भारत में सिविल सर्विस में सबसे अधिक संख्या में अगर बिहार का प्रतिनिधित्व है तो वहां कहीं ना कहीं वो शुरुआत वहीं से हुई थी। इस बात को हम ना भूलें। बहुत अच्छा, बहुत